आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा में हम संधि विच्छेद के बारे में जानेंगे और संधि विच्छेद के साथ साथ एक मिलता जुलता टॉपिक आता है, उसका नाम है वर्ण विच्छेद। उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए, संधि विच्छेद करने के लिए ना हमें मोटी मोटी 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। संधि का मतलब है जोड़ना और विच्छेद का मतलब है पुनः उन्हें उसी रूप में तोड़ना जिस रूप में हमने उन्हें जोड़ा था। तो जब हम शब्दों के जोड़ते हैं, जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो बनता है संधि, और जब हम तोड़ते हैं तो बनता है संधि विच्छेद। ठीक है। अब देखिए, संधि विच्छेद करने से पहले हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है किसी शब्द को तोड़ते हुए, वो ये रखना है कि जितने भी शब्दखंड हैं, जितना भी हम तोड़ रहे हैं, वे सभी सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब यह है कि उनका अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी तोड़ दिया। जितने भी हम टुकड़े करेंगे, 2 टुकड़े हों चाहे 3 टुकड़े हों, तो ये मान के चलें कि जब हम उन्हें तोड़ेंगे तो जितने भी टुकड़े हों, जितने भी खंड हों, सारे के सारे सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब जिनका अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे शिव प्लस आल्य सभी को पता है भैया, शिवालय होता है। विद्या प्लस आल्य विद्यालय होता है। दीर्घ संधि सबसे आसान है, जोड़ना भी तोड़ना भी। तो मैं उसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शिवालय की अगर हम बात करें तो अगर ग्रामर का नियम क्या कहता है दीर्घ संधि में, कि अगर ए या आ के बाद सेम परिवार का मिले, यानी कि ए या आ ही आए, तो दोनों की जगह बड़ा आ हो जाएगा। समझ में आई? हम पहली कक्षा में चर्चा भी कर चुके थे। तो दीर्घ संधि तो ये कहती है। अब यदि हम इन चारों उदाहरणों पर नजर डालते हैं, जो भी चारों उदाहरण लिखे हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे शिवा प्लस आल्य, अगर आप इसे जोड़ोगे तब भी ये शिवालय होगा। व्याकरण के नियम से ये भी शिवालय होगा। शिवा प्लस अलय, अगर आप शिवा प्लस अलय को जोड़ेंगे तब भी भाई साहब ये क्या निकलेगा, शिवालय आकर निकलेगा। शिव प्लस आल्य को जब भी आप जोड़ोगे तब भी क्या बनेगा जी, शिवालय ही बनने वाला है। और शिव प्लस अलय को अगर जोड़ दोगे तब भी क्या बनेगा, शिवालय बनेगा। तो अगर ग्रामर के नियम से देखेंगे तो ये चारों के चारों जो है ना सही आंसर है। समझ में आई? नियम कहता है कि छोटे ए के बाद छोटा या बड़ा आ जाए तब भी आ होगा, या बड़ा आ के बाद छोटा है या बड़ा आ जाए तब भी आ होगा। यानी कि जो 4 कंडीशन है ना, इन चारों कंडीशन में बनने वाला शिवालय है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना, पहला नियम ये कहता है कि जो भी हम टुकड़े करेंगे वे सार्थक होने चाहिए, उनका मतलब निकलना चाहिए। तो अगर मैं शिवा प्लस आल्य की बात करूं तो आल्य का तो मतलब होता है, लेकिन शिवा का मतलब नहीं होता, शिव का मतलब होता है। तो ऑप्शन ए इसलिए आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आल्य तो सार्थक है। आलय का मतलब होता है रहने की जगह या रहने का स्थान। ठीक है, लेकिन शिवा जो है ना वो सार्थक नहीं है। ऐसी शिवा प्लस अलय की बात करेंगे, ना तो शिवा सार्थक है और ना अलय सार्थक है, यानी कि अलय नाम का कोई शब्द नहीं होता। तो भैया इसलिए ये भी सही आंसर नहीं होगा, ये भी सही आंसर नहीं होगा। शिव प्लस अलय की बात करेंगे तो शिव तो भैया सार्थक है, लेकिन अलय जो है ना, अलय वो सार्थक नहीं है। समझ मारिए, सार्थक का मतलब अलय का कोई मतलब नहीं होता है, आलय का मतलब होता है। तो इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो शिव का अपना मतलब होता है और आलय का भी अपना क्या होता है जी, मतलब होता है। तो शिव और आलय को मिला देंगे तो शिव और आलय से मिलकर बनेगा शिवालय। मतलब हम ऐसे 2 टुकड़े ढूंढेंगे जो सार्थक हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हमने लिखा दैत्यारी का संधि करिए, संधि विच्छेद करिए। तो देखो, दैत्यारी की अगर हम बात करें तो कहीं से भी नहीं तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे देखता हूं दैत्य प्लस यारी, तो दैत्य प्लस यारी को अगर मैं सीधा सीधा जोड़ दूं तो तय में भैया हलंत लगा हुआ है, ये दै हो जाएगा तय, ये आ रही बनेगा तो यही। लेकिन अभी मैंने बताया यारी का कोई मतलब नहीं होता, वो यारी वाली बात अलग है, हम संस्कृत में है। यारी शब्द संस्कृत का नहीं है, यार शब्द जो है वो अरबी फारसी का है। यार शब्द संस्कृत का नहीं है और ना ही वो ऐसा लिखा जाता। तो दैत और यारी दोनों सार्थक नहीं है, इसलिए सी जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। अब दैती प्लस आरी को देखते हैं। यहां पे लिखा जी दैती प्लस आरी। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करेंगे भैया, यण संधि से जोड़ें तो तय किसके सहारे बोला जा रहा है जी, छोटी ई के, फिर क्या बचा आ, और फिर क्या हो गया जी री। तो मजेदार बात यह है कि ई का यह हो जाएगा, अगर आप जोड़ोगे तो भैया ये दैत्यारी आगा। आपको लग रहा होगा बस भाई, जैसे मैं जोड़ कर लिखता हूं, दय ऐसे का ऐसी बचा, आदत तय बच गया, ये और आ और रही। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है बिल्कुल हमें लग रहा भैया सही आंसर है।
बहुत से लोग, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, ऐसे प्रश्न जिसमें ट्रिक फेल हो जाती है, जो आदत है और आधे यह देख के इसमें यण संधि लगाते हैं वो भूल कर बैठते हैं। इसमें यण संधि तो नहीं है, तो जब यण संधि नहीं है तो ई का यह होगा नहीं बिल्कुल भी, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, दैती का कोई मतलब नहीं होता, दिति होता है, और आरी कोई शब्द नहीं होता, अरी शब्द होता है। अरी माने दुश्मन, हम संस्कृति की संधि पढ़ ले हैं, तो अरी माने दुश्मन, और दैत्य मतलब राक्षस। तो राक्षसों के जो दुश्मन होते हैं वे होते हैं देवता। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरी शब्द नहीं होता, ना ही दैती होता। ग्रामर के नियम से इसे जोड़ोगे, इसे जोड़ोगे, दोनों से दैत्यारी आएगा। समझ में आई? अगर आप नियम लगाओगे, ई को यह बदलोगे तो दैत्यारी बिल्कुल मिलेगा एग्जैक्ट। लेकिन हमें यह देखना है कि शब्द सार्थक है या नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं, दैत्य प्लस अरी, और एक लिखा दैत्य प्लस आरी, तो देखो दैत्य तो सार्थक हो गया इसमें। दैत्य का तो मतलब होता है राक्षस, असुर, और आरी जो है ना, आरी सार्थक नहीं है, आरी की जगह होता है शब्द अरी। तो हमें वो वाला टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों सार्थक हो। तो दैत्य का भी मतलब है और अरी का भी मतलब है, इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी। समझ गए जी? तो पहली बात हमें ये वाली देखनी है कि जितने भी हम टुकड़े करने वाले हैं उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए। केवल इस आधार पर विच्छेद नहीं करेंगे कि भाई संधि के नियम तो लग रहे थे। अगर आप इन चारों को जोड़ोगे ना, अगर इसे आप दीर्घ संधि से जोड़ देते हैं दैत्य प्लस आरी को, तब भी दैत्यारी आएगा, क्योंकि छोटा है या बड़ा आ जाए, दोनों मिलकर होना बड़ा है। तो हमें ध्यान रखना है कि संधि को तोड़ते समय ऐसे टुकड़े पकड़ेंगे पहले जिनका अर्थ निकलता हो। क्लियर है जी? तो एक बात तो ये हो गई। ऐसे आप बहुत सारे टुकड़े बना के देखें, आपके पास लिस्ट वगैरह होगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखेंगे आगे। देखें, दूसरा नियम क्या है कि भैया शब्द खंडों की बर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो बर्तनी है ना, बर्तनी का मतलब जानते हैं, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये हमें खुद ही ज्ञात करना है। शब्द खंडों की बर्तनी कैसे होगी, हमें खुद ही ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटे ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जा, इस कंडीशन में भी ऊ होगा। समझ में आई? ऐसी छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए यण संधि में, तो दोनों की जगह भाई साहब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो जब हमने मिलाकर लिख दिया तो छोटे ऊ की जगह भी वह आना है और बड़े ऊ की जगह भी वह आना है। अब हमें पता करना है भैया कि बर्तनी शब्द की शुद्ध कैसे लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, हमारे पास लिखा है वधवागमन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहला तो यह है कि हमें ऐसे टुकड़े पकड़ने हैं जिनकी बर्तनी शुद्ध हो और जिनका जो अर्थ हो वो क्या निकल रहा हो जी? सार्थक हो, मतलब अर्थ देने वाले हो, कुछ भी नहीं अनाप शनाप कुछ ना लिखा हो। तो अगर मैं बधवा प्लस आगमन की बात करूंगा तो बधवा प्लस आगमन अगर आप जोड़ोगे तो यहां पर आ रहा है बड़ा और यहां पर भी बड़ा है, तो दीर्घ संधि के नियम से दोनों जो है ये मिलकर ये बना देंगे। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि टुकड़े सार्थक होने चाहिए। नियम लगा देंगे दीर्घ संधि का तो बिल्कुल यही आने वाला है। ठीक है, तो नियम सार्थक का मतलब यह है कि बर्धा जो है ना, बधवा जो है ना, बधवा का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। आगमन का तो मतलब होता है लेकिन बधवा का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे हम, बधु प्लस आगमन, अब ये लिखा हुआ डी ऑप्शन देखें, लिखा हुआ बध्व प्लस आगमन, तो भैया बध्व का कोई मतलब नहीं होता, आगमन का तो मतलब होता है, तो एक टुकड़ा सार्थक नहीं है, तो डी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या है, बी में और सी में ये डिसाइड करना है कि बधु ऐसे सही लिखा जाता है या बधु ऐसे सही करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यण संधि में अगर आप छोटे ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए और बड़े ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों कंडीशन में होना ये वाला वही है। ठीक है, तो संधि में जोड़ते समय जो ये वह लिखा हुआ है, यहां पे जो ये वह आया है, अब हमें ज्ञात करना है कि ये वह आया किसकी जगह है। ये छोटे ऊ की जगह भी आ सकता है, बड़े ऊ की जगह भी। ठीक है, तो अब हमें इतना ध्यान देना है कि संधि इसकी सही है या इसकी सही है। तो हमें पता है कि बधु पे बड़े ऊ की मात्रा लगती है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले टुकड़े की बर्तनी सही नहीं है, और जो सही आंसर निकलेगा ना वो आंसर नंबर सी हमारा क्या होगा जी? सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। आगे जो हमारा लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ धातु प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो धातु प्लस ऊष्मा की अगर हम बात करेंगे तो अभी मैं बताता हूं, छोटा ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, छोटे ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए, तो दीर्घ संधि में चारों कंडीशन में होना बड़ा ऊ ही है। तो अगर मैं इसे बनाता हूं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो जब भी बड़ा ऊ होना है तो ग्रामर के नियम से ये भी सही होगा।
समझ में आई। अब धातु प्लस उष्मा को जोड़ूंगा तब भी यही आगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या होगा जी, बड़ा ऊ होगा। दीर्घ संधि में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद होगा, पहली संधि तो हमने वही पढ़ी है। अब छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जा भैया, जब भी क्या बनेगा, बड़ा यू बनेगा। तो अगर मैं इन चारों को मिलाना शुरू करूं ना, चारों को जब मैं मिलाऊंगा तो इन चारों का जो आंसर आएगा ना, ग्रामर का अगर मैं नियम लगाता हूं तो भैया वो यही आने वाला है। इन चारों को अगर मैं जोड़ूं दीर्घ संधि के नियम से तो चारों यही मुझे रिजल्ट देंगे। अब हमें डिसाइड करना कि धातु कैसे शुद्ध लिखा जाता है, ऊष्मा कैसे शुद्ध लिखा जाता है। तो भैया धातु पर लगती है छोटे ऊ की मात्रा और ऊष्मा लिखी जाती है बड़े ऊ से। तो जो सही आंसर होगा ना भैया, सही आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और ये बाकी जितने हैं इनकी बर्तनी सही नहीं है, इसलिए गलत हो गए। ग्रामर के नियम से सही आंसर देंगे, लेकिन बर्तनी जिसकी सही है हमें वो पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा जी, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो हमने दो नियम पढ़े, शब्द खंड जो होंगे उनके सार्थक टुकड़े होने चाहिए, और दूसरा नियम जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि शब्दों की बर्तनी सही होनी चाहिए। शब्द खंड शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये हमें याद रखना है। समझ में आई। कोई और उसकी ट्रिक नहीं है कि आपको कोई ट्रिक से पता चल जाए कि छोटा ऊ था या बड़ा ऊ था। क्यों? क्योंकि दो शब्दों की जगह यानी सॉरी दो वर्णों की जगह मिलकर एक ही होने वाला है। तो इसलिए आपको बर्तनी भी ध्यान रखनी है और शब्द खंड भी ध्यान रखने हैं। तीसरा नियम क्या है, ये और जरूरी होता है, ये दो तीन ही उदाहरण बनते हैं। शब्द खंडों की प्रकृति जो नेचर है ना, प्रकृति का मतलब शब्द किस लिए बनाया गया है, वो शब्द की प्रकृति से मेल खाना चाहिए। यानी कि शब्द की जो नेचर है ना वो उसके शब्द खंडों से मेल खानी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि शब्द खंडों की जो नेचर है ना, जो हमने तोड़े और वे जो अर्थ दे रहे हैं वो शब्द से मेल खाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हमने स्वागत देखा, अब स्व प्लस आगत जो है बर्तनी भी सही है, स्व प्लस आगत में भैया क्या है, बर्तनी भी सही है, और बर्तनी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो भैया सार्थक भी है। स्व का मतलब भी होता है, आगत का मतलब भी होता है। ना तो ये अशुद्ध लिखा हुआ और ना ऐसा कि इनमें से किसी का मतलब नहीं होता, इसका मतलब भी होता है, इसका ही मतलब होता है। स्वा प्लस गत, देखो गत का मतलब भी होता है, हम कह सकते हैं भैया स्वा का मतलब नहीं होता, तो इसलिए ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि स्वा शब्द नहीं होता, शब्द होता है स्व। ऐसी स्वा प्लस आगत, आगत का तो मतलब होता है लेकिन स्व का मतलब नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। अब इस पर दिमाग अटक रहा कि यार स्व का भी मतलब होता है और आगत का भी मतलब होता है, ए प्लस आ मिलकर आ भी बना रहे दीर्घ संधि। लेकिन भैया हमें यह देखना कि जो शब्द खंड के टुकड़े हैं ना वे शब्द की प्रकृति से मेल खाने चाहिए। जो शब्द के टुकड़े हैं वो शब्द की प्रकृति से मेल खाने चाहिए। वो कैसे? स्वागत शब्द जब बनता है, जब कोई मेहमान हमारे घर आता हम उससे कहते हैं भैया आपका आना क्या हो, शुभ हो। अब ऐसा थोड़ा स्व का मतलब होता स्वम। अब ये थोड़ा मैं किसी के घर में घुसूंगा और घुसते कह रहा भैया स्वागत नहीं करोगे, मेरा स्वागत है। स्वागत तो सामने वाला कहता है ना, सामने वाला करता है, तो स्वागत का मतलब ये हो गया कि आपका आना क्या हो, शुभ हो। तो यहां पे बर्तनी भी सही है और टुकड़े सार्थक भी है, लेकिन ये शब्द की प्रकृति से मेल नहीं खाते। इसका मतलब हो गया खुद का आना, स्व माने खुद और आगत का मतलब आना, जो कि सही नहीं है। यहां पर होगा सु प्लस आगत, सु का मतलब होता है अच्छा या शुभ, आपका आना शुभ हो, तो इसका आंसर इसलिए सही होगा। स्व प्लस आगत इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये जो है ना शब्द की प्रकृति से मेल नहीं खाते। ठीक है, आगे देखते हैं इधर। अब हमारे पास एक है स्वच्छ। स्वच्छ की अगर आप बात करेंगे तो स्व प्लस अच जोड़ दोगे भैया तो ये पहली गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्व प्लस अच जोड़ोगे तो ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, स्वाच होगा। स्व प्लस छह जोड़ दोगे भैया तो स्व का मतलब होता है छह का अपना कोई ऐसा मतलब नहीं होता। स्व प्लस आधा चाहे छह जोड़ दोगे तो इसका ही मतलब नहीं है, तो यहां पे जो मतलब निकलेगा वो निकलेगा सु प्लस अच। ऊ का हो जाएगा बै, सु का मतलब होता है शुभ या साफ सुथरा और अच का मतलब होता है अच्छा। तो जब आप जोड़ोगे से प्लस ऊ प्लस ए प्लस छह, तो हमने पढ़ा था ऊ का क्या हो जाएगा जी, वह हो जाएगा, वह और ए मिलकर क्या हो जाएगा वह। तो ऊ को जब पढ़ा जाएगा वह पढ़ा जाएगा स्वच्छ। अब हाँ एक बात और है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि जो सु है ना अब वो ऐसे लिखा जाता है सु प्लस अच, ठीक है, या फिर सु प्लस अच ऐसे लिखा जाता है। तो बर्तनी आपको खुद ध्यान देनी है, क्योंकि अगर मैं इसे बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी जगह थोड़ी देर के लिए बड़े ऊ की मात्रा मान लेता हूं यहां पे, तो यहां पे जो है बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़े ऊ का भी वही होना है। छोटे ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तब भी वह, और बड़े ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तब भी वह। तो ग्रामर के नजरिए से तो ये भी स्वच्छ देगा हमें, इससे भी स्वच्छ बनेगा और इससे भी क्या बनेगा स्वच्छ।
तो भैया हमें यहां देखना है कि शब्दों की बर्तनी कैसे है। तो बर्तनी का कोई नियम नहीं है, कहीं भी संधि में उल्लेख नहीं किया गया, वो हमें खुद को ध्यान रखना। तो जब भी आप शब्द का संधि विच्छेद पढ़ते रहें, किसी भी किताब में प्रैक्टिस करें, तो आप क्या करें कि आप उसके जो शब्द खंड है ना, उन्हें भी भैया एक एक करके नजर मारते रहें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि बर्तनी सही क्या होती है। देखिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इसलिए हम इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यकीन मानिए, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम में प्रैक्टिस सेट बनाते हुए आपकी कई बार गलती केवल मात्राओं के आधार पर हुई होगी। छोटे ऊ की जगह बड़ी ऊ वाला सही कर दिया होगा और बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ वाला। समझ में आई? तो हमें 3 नियम ध्यान रखने हैं। शब्द जो हो वे सार्थक हो, शब्दों की जो प्रकृति हो वो शब्द की प्रकृति से मेल खा रही हो, और शब्द खंडों के जो बर्तनी हो वो क्या हो, शुद्ध हो। इन 3 नियम को लगा के आप दुनिया का कोई सा भी शब्द तोड़ सकते हैं। क्लियर है जी? आप इधर रोक लीजिएगा और आराम से लिखिए। एक ये है नियम नंबर 2, ये है, और नियम नंबर 1 ये है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये तो भैया संधि विच्छेद के नियम हुए। अब चर्चा करते हैं शब्द विच्छेद की। शब्द विच्छेद वाला जो नियम होता है ना, वो हमसे ये पूछने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, ये जानकारी लेना चाहता है एग्जामिनर कि क्या हमें पता है कि शब्दों में स्वर और व्यंजन, अनुस्वार, ये सब अलग अलग कैसे किए जाते हैं। वो हमसे ये जानना चाहता है क्या हमें पता है कि कोई शब्द जो है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो जैसे संधि में हम 2 टुकड़े करते हैं, 3 टुकड़े करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ कमल, तो शब्द विच्छेद का जो आगा हमसे पूछा जाएगा कि कमल में कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने अनुस्वार यदि लगे हों तो अगर मैं कमल की बात करूंगा तो इसे जब मैं तोड़ना शुरू करूंगा ना, तो मैं ऐसा करूंगा, का किसकी ध्वनि के सारे बोला जा रहा, आ के। मां किसके ध्वनि के सारे बोला जा रहा, आ के। ला किस ध्वनि के सारे बोला जा रहा है भैया, आ के। समझ मारी बात? क्लियर है? तो इसे कहते हैं जी शब्द विच्छेद। इससे जुड़े हुए प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में भी आया था, वन रक्षक में भी आया था, वीडियो के परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है? आगे एक और बताता हूं। जैसे हमसे किसी ने कहा कि ये बताओ कि कमलेश्वर, या कमला बोल देता हूं, कमलेश्वर के लिए जगह नहीं है, यहां पे बड़े बड़े हैं, आगे करूंगा मैं। कमला किसी ने बोला, तो कमला के लिए का प्लस आ, ठीक है, मां प्लस आ प्लस ला प्लस आ, तो कमला भैया जो होगा वो ये होगा। तो शब्द विच्छेद का मतलब ये होता है कि बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ कर लिख देना। अब हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो प्ले करता है रोल अनुस्वार। हमें यह पता होना चाहिए कि किसी शब्द के अंतर्गत अगर किसी शब्द में अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार का मतलब अंकी बिंदी, तो होता क्या है, वो बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण होती है। और हमसे यही पूछा जाता है, बाद वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण, बाद वाले, पहले वाले पे नहीं, जिस पे अनुस्वार लगा हुआ उसके बाद वाले का। यहां पे अगर बात करें पंचम में जो अंकी बिंदी आई है, वो जो है ना, वो बाद वाला यानी कि चय वर्ग का 5वां वर्ण होगी। ऐसी पंचांग में जो पै पे अंकी बिंदी लग रही है ना, वो चय वर्ग का 5वां वर्ण होगी। और चा पे जो अंकी बिंदी लग रही है ना, ये गे का, यानी कि गे आता है कै वर्ग में, कै वर्ग का 5वां होगी। समझ पा रहे हैं? ऐसी और बताता हूं, जैसे संगम लिखा हुआ ना, संगम, तो संगम में सा पे जो अंकी बिंदी लगी है वो गा का, यानी कि का वर्ग का 5वां वर्ण होगी, क्योंकि गै से गमला तो कै वर्ग में ही आता है। ऐसी संचय की बात करेंगे ना, तो जो ये चय है ना, चय, इसके 5वें वर्ण का होगा, चय वर्ग का 5वां वर्ण होगा, सै पे जो अंकी बिंदी लगी हुई है। ऐसी संकर की बात करेंगे तो सै पे जो अंकी बिंदी लगी हुई है वो का वर्ग का 5वां है। ऐसी पांचाली में जो लगी है अंकी बिंदी चा, तो अनुस्वार जो होता है ना, वो बाद वाले वर्ण का 5वां, बाद वाले का 5वां, जिस पे लगा हुआ उसका नहीं, बाद वाले का। तो अब एक एक करके तोड़ते हैं। देखो, हमने कहा कि भैया पंचम को तोड़े, उधर भी लिखा हुआ है इधर भी। तो पंचम में सबसे पहले पा और आ, ये तो हो गया पा। पा पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, मतलब यह है कि ऐ के सहारे बोला जा रहा होगा, तो भैया पा प्लस आ हमारे पास क्या हो गया जी, पा। अब अंकी बिंदी जो आ रही है ना, ये वाली पंचम में, ये चय वर्ग का 5वां आ रही है, तो इसकी जगह मैं बनाऊंगा इया। चय वर्ग का 5वां क्या होता है जी, इया होता है। हम कर चुके हैं पहले भी चर्चा। ठीक है? ऐसी अगर हम बात करेंगे, फिर क्या बचा हमारे पास, चा।
चा किसके सहारे बोला जा रहा? आ के। फिर क्या हो जाएगा जी? माँ। और फिर क्या हो जाएगा जी? आ। तो हमारे पास ये जो बनेगा ना, ये बनेगा हमारे पास पंचम। पंचम कैसे कैसे बना जी? पा और आ, ये जो अंकी बिंदी है बाद वाले का पांचवा होगी तो इया। चा ऐसे कैसी, चा पे कोई मात्रा नहीं मतलब आ के सहारे तो आ, मां पे कोई मात्रा नहीं मतलब आ के सहारे, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, और देखते हैं पंचांग। पंचांग में पहले पा लिखेंगे तो पा प्लस आ, ये तो क्या हो गया जी? पा। अब ये जो अंकी बिंदी है ना, ये चय वर्ग का पांचवा होगी मतलब इया। ठीक है, ये वाली अंकी बिंदी, तो यहां तक का हमने क्या कर लिया? काम खत्म कर लिया। अब बचा है चांग का। तो चा की अगर बात करेंगे तो चा पर लग रही है किसकी मात्रा भैया? आ की। ठीक है, तो चय प्लस आ। अब आता है यहां पे भैया अंकी बिंदी जो आ गई वो बाद वाले का पांचवा आएगी। गा जो आता है वो आता का वर्ग में, का खा गा, तो का वर्ग का पांचवा होता है भैया अंग। ठीक है, अंग होता है। और फिर क्या होगा जी हमारे पास? गा। समझ मारी बात? तो हम क्या करेंगे? गा हो गया, तो यहां पे गा जो है इसे भी तोड़कर लिख देंगे, कोई मात्रा नहीं है मतलब आ के सहारे बोला जा रहा है, ये हो जाएगा जी पंचांग। तो का वर्ग का पांचवा अंग होता है, तो पंचांग हमारा ऐसे लिखा जाएगा। आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं संगम। तो सा को हमने ऐसे कैसे लिख दिया? सा पे कोई मात्रा नहीं है मतलब सा प्लस आ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अंकी बिंदी जो आएगी ये वाली अनुस्वार जो आया बाद वाले का पांचवा है, यानी कि गा जो है ना, गा से गमला, उसका पांचवा है। तो गा आता का वर्ग में, तो का वर्ग का पांचवा होता अंग प्लस गा, गा पे कोई मात्रा नहीं है मतलब आ, और मां पे कोई मात्रा नहीं लगी हुई मतलब मां प्लस आ। तो भैया ये हमारा जो मिलकर बनेगा ये क्या बनेगा? संगम। ऐसी संचय की बात करें, सा ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, प्लस आ हो जाएगा। अब चा की जो बात करेंगे, अंकी बिंदी जो आएगी वो बाद वाले का पांचवा यानी कि चा वर्ग का पांचवा होगा इया। ठीक है, प्लस चा प्लस आ प्लस या। अब यह पर कोई मात्रा नहीं है तो भैया इससे भी क्या अलग कर देंगे? आ। तो ये क्या हो जाएगा जी? संचय हो जाएगा। संकर देखें, सा ऐसे का ऐसी है, सा पे कोई मात्रा नहीं है मतलब आ के सहारे बोला जा रहा है। अब अंकी बिंदी जो आएगी वो बाद वाले का पांचवा यानी कि कै वर्ग का पांचवा होगा अंग, प्लस का ऐसे का ऐसी है। ठीक है, कोई मात्रा नहीं है तो आ के सहारे बोला जा रहा है, प्लस रा प्लस आ। ठीक है, ऐसी पांचाली की बात करेंगे तो पै पे आ की डंडा लग रही है तो पै प्लस आ। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास इया। क्यों? क्योंकि चय वर्ग का पांचवा हो गए, बाद में चय है ना पा के बाद, प्लस चा, और चा पे भैया किसकी मात्रा लग रही? आ, और फिर किसकी मात्रा लग रही? ला की, और ले पे किसकी मात्रा है जी? बड़ी की, तो ला प्लस क्या हो जाएगा जी? बड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा पांचाली। समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, स्वरों को और व्यंजनों को बिल्कुल अलग अलग करके लिख देना शब्द विच्छेद कहलाता है। संज्ञान देखेंगे। अब देखो बीच में ज्ञाग से ज्ञाग गानी जो है ना, ये संयुक्त वर्ण है, तो पहले आप ऐसे कैसी अंकी बिंदी लगी रहने दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं, यहां नहीं यहां लिख देता हूं। देखो सा को ऐसे कैसे लिखा ले आने दीजिएगा, अंकी बिंदी भी ऐसी। अब हमें पता है कि जो ये है ना, ये जा प्लस यहां से मिलकर बना है। ठीक है, अब आ का डंडा लग रहा है तो ये प्लस ये। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो जिसे हम गै ज्ञानी बोलते हैं ना, वो जा प्लस यहां से मिलकर बना होता है। पहली कक्षा में वर्णमाला की हम चर्चा कर चुके हैं, संयुक्त वर्ण किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये जय ज्ञानी जय और यहां से मिलकर बना होता है, तो पहले हम इसे लिख देंगे। ठीक है, तो जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो देखो स हो गया, अब ये ऐसे का ऐसी, सा पे कोई डंडा नहीं है मतलब आ। ठीक है, अब ये जो अंकी बिंदी आ गई ना, बाद वाले का पांचवा आ गई। बाद वाले का मतलब अंकी बिंदी के बाद जो है वो जय है अब। ठीक है, तो जय जो है वो आता है किस में जी? चय वर्ग में आता है, चय छह जय। ठीक है, तो जय जो है वो चय वर्ग का पांचवा है, तो चय वर्ग का तीसरा है जय। तो यहां पर अंकी बिंदी जो आ गई वो चय वर्ग की आएगी पांचवी, क्योंकि अनुस्वार की जगह बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा आता है। हमने लिखा भी है और अभी तक यही करते आए हैं। तो स प्लस आ प्लस अंकी बिंदी की जगह आ गया यहां। अब क्या बचा हमारे पास जी? जा। इधर देखेंगे इसे, तो यहां के बाद जो जा बनेगा ना वो भी आधा बनेगा। क्यों? क्योंकि गै ज्ञानी में जय आता है आधा। अब बचेगा हमारे पास इया में फिर से हलंत। क्यों? इया जो है वो ये वाला आया है जिससे गै मिलके बना है।
ठीक है। अब यहां पे लग रहा आ का डंडा क्योंकि संज्ञान है, तो भैया ये हो जाएगा आ, और फिर क्या हो जाएगा ना, और फिर प्लस क्या हो जाएगा जी आ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, संज्ञान बच जाएगा, संज्ञान। तो अगर बीच में कोई संयुक्त वर्ण आ रहा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको संयुक्त वर्णों को क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और कराता हूं अपनी तरफ से। हमने लिखा है, चलिए मैंने कुछ शब्द लिख लिए हैं, वीडियो को यहीं रोकें और इन्हें बनाइए फटाफट, ठीक है। मैं कराता हूं, चलिए देखिए अंकेक्षक लिखा हुआ है, तो आ तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि भैया आ को तो आप स्वर है भैया, स्वर तो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं तो ऐसे लिखेगा। स्वर में हम हलंत लगा ही नहीं सकते, व्यंजन में तो लगाते हलंत, स्वर में नहीं लगा सकते। तो आ ऐसे कैसी है, ये जो अंकी बिंदी आई होगी ना, ये कै वर्ग का पांचवा होगा, यानी कि कै वर्ग का पांचवा होता अंग। अब का हमारे पास ऐसे कैसी रहेगा, लेकिन का पे मात्रा किसकी लग रही जी, ए की, तो क्या हो जाएगा जी छोटा ए, ठीक है। अब ये जो कक्षा वाला स है ना, ये कै और से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, कै प्लस से प्लस ए और प्लस क्या करेंगे जी हम का। अंकेक्षक में जो हमने पढ़ा है का को भी अलग करके लिख देंगे, का पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए हमने आ अलग निकाल लिया। ऐसे ही देखेंगे परमेश्वर, तो पा किसके सहारे बोला जा रहा है भैया, रा के। रा जो है, सॉरी, पा पहले आ के सहारे बोला जा रहा है। अब देखेंगे जरा परमेश्वर, अब देखते हैं परमेश्वर को। तो देखो पा जो है वो बोला जा रहा है किसके सहारे जी, आ के। रा किसके सहारे बोला जा रहा है, आ के, क्योंकि ना तो पा पे कोई मात्रा है ना रा पे। अब मेश्वर की बात करते हैं, मां किसके सहारे बोला जा रहा है जी, छोटे ए के। से हमारे पास आधा ऐसे का ऐसी है, वह जो है वो बोला जा रहा है आ के सहारे, और रा जो है वो किसके सहारे बोला जा रहा है जी, आ के। तो ये क्या होगा जाएगा जी हमारे पास परमेश्वर, ठीक है। ऐसी संज्ञानात्मक देखेंगे, देखिए गैसे ज्ञानी जो है ना वो जय और यहां से मिलकर बना होता, अभी हमने देखा था। तो यहां पे जो अंकी बिंदी आ रही होगी, यानी कि ये वाली जो अंकी बिंदी है, ये जय वर्ग का पांचवा है। जय यानी कि चय वर्ग का पांचवा, चय वर्ग में तो आता है जय। तो हम इसे सा को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सा, ठीक है। उसके बाद जो हम यहां पे लिखेंगे पांचवा वर्ण जो बनाएंगे वो बनाएंगे इया, चा वर्ग का पांचवा इया होता है, और चा वर्ग के अंतर्गत ही जा आता है। उसके बाद हमारे पास जो तोड़ कर लिखेंगे वो हो जाएगा हमारे पास जा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास इया। अब इया पे आ का डंडा लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ज्ञा पे आ का डंडा है, तो भैया ये हो जाएगा आ, ठीक है। फिर हो जाएगा अधत्ता, फिर क्या हो जाएगा जी मां, और फिर क्या हो जाएगा जी अधक आ, सॉरी मां के साथ जो आगा वो आगा आ। फिर क्या बचेगा जी का, हलंत लगा के अलग कर देंगे आ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी संज्ञानात्मक, क्लियर है। तो अनुस्वार की जगह बाद वाले का पांचवा आएगा। कोई संयुक्त वर्ण है या संयुक्त व्यंजन है तो हम उसे तोड़ कर लिख देंगे, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई अनुस्वार के बाद ऊष्म आ रहा हो कोई, या कोई आ रहा हो भैया अंतस्थ, या तो कोई ऊष्म आ जा या कोई अंतस्थ आ जा, किसके बाद, अनुस्वार के बाद। ऊष्म और अंतस्थ का पांचवा वर्ण होता नहीं है। ऊष्म भी हमारे पास 4 हैं और अंतस्थ भी हमारे पास क्या है 4, तो पांचवा वर्ण आ नहीं सकता। यह बात सुनकर कुछ कुछ याद आ रहा है, व्यंजन संधि के जो हमने 2 नियम पढ़े हैं एज इट इज समझ लिए वो यही लगे हुए हैं, उसी से बना हमारे पास शब्द विच्छेद, याद आ रहा होगा। तो करते क्या है, जब पांचवा नहीं है तो अनुस्वार की जगह भैया मां की आवाज आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने संसार पढ़ा था, सम प्लस सार पढ़ा था, सम प्लस सार। हमने पढ़ा था संयोग, सम प्लस योग, सम प्लस वली, समवली पढ़ा था। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर पढ़ा था, समझ पा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब पांचवा है नहीं तो मैं बना देंगे अनुस्वार की जगह, जब तोड़ कर रखेंगे, और बाकी सारे के सारे नियम वही रहेंगे कि स्वर अलग करना है प्लस व्यंजन अलग करना है। तो देखते हैं संसार में, तो भैया सा ऐसे का ऐसी रहेगा हमारे पास। अंकी बिंदी की जगह भैया सा, ऊष्म का पांचवा होता नहीं है, ऊष्म में भी 4 है, अंतस्थ में भी 4 है, तो अंक की जगह क्या आएगा जी मां आएगा, मां। फिर क्या बचेगा, सा बचेगा, फिर बचेगा आ, और फिर क्या बचेगा रा, और फिर क्या बचेगा आ। तो भैया ये हो जाएगा संसार। ऐसी संयोग देखेंगे, सिंपल सी बात है भैया, सा किसके सहारे बोला जा रहा, आ के, ठीक है। यहां पे एक चीज छूट गई है जो मुझे अभी अभी ध्यान आई है, हमने सा के साथ जो है ना वो आ नहीं लिखा है, सा प्लस आ, ठीक है, प्लस मां, ठीक है।
अब जैसे सा प्लस आ सा हो गया, अब अंकी बिंदी की जगह भैया बाद वाले का पांचवा आता है, लेकिन अंतस्थ के पास तो पांचवा होता ही नहीं है। तो भैया हम क्या करेंगे, सीधा सीधा माँ बना देंगे, प्लस या प्लस ओ प्लस गा प्लस क्या हो जाएगा जी आ। तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास संयोग हो जाएगा। ऐसे ही स्वयंवर देखेंगे तो सा आधे का आधा है ही, क्योंकि सा पहले से ही आधा बना हुआ है, वह में हलंत लगा देंगे, से और वह पे दोनों पे कोई मात्रा नहीं है, मतलब आ की मात्रा है, तो ये तो लिखा गया स्व। अब अंकी बिंदी जो आएगी वो आएगी यह के ऊपर लगी हुई है, तो पहले हम यह को पूरा लिखेंगे, यह प्लस ए। अब वाह जो है भैया अंतस्थ है, अब अंतस्थ का पांचवा होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है माँ की आवाज आएगी। और वर को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, वाह प्लस आ प्लस रा प्लस आ, तो भैया ये क्या हो जाएगा जी, स्वयंवर हो जाएगा। ऐसी संरक्षा देखेंगे, अब सा जो है सा पे कोई हलंत नहीं लगा हुआ, तो ना आधा बना हुआ है, तो सा प्लस आ हो जाएगा ये। अंकी बिंदी जो होगी वो अंतस्थ का पांचवा, अब रा का पांचवा होता नहीं है, अंतस्थ में पांचवा होता नहीं है, तो भैया बना देंगे हम क्या, माँ। अब रा ऐसे कैसे लिखा है, तो रा प्लस आ हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था जो संयुक्त वर्ण आते हैं उन्हें तोड़ कर लिख देते हैं। कक्षा वाला सा जो है वो का और सा से मिलकर बना है, और लगा है रक्षा में आ का डंडा, तो आ का डंडा अलग लिख देंगे। ठीक है, तो आप इन्हें फटाफट देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा रोक के, ये ऐसे कैसे टूटते हैं। तो अगर पांचवा वर्ण है होता है, मतलब अगर स्पर्श व्यंजन है, तो अनुस्वार जो है वो उसके पांचवें में बदल जाएगा, और अगर बाद वाला स्पर्श व्यंजन नहीं है, ऊष्म या अंतस्थ है, तो पांचवा कहां चलाएं भैया, तो मां में ही बदल देते हैं। तो ये नियम संधि विच्छेद के और वर्ण विच्छेद के थे। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट हैं आपके वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करिएगा। धन्यवाद।